स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था लगातार हमारी उपस्थिति आपके बीच में बनी रहेगी। जीके पेपर फर्स्ट को लेकर के जो हम और आप साथ में लगे हुए हैं मैक्सिमम गेन करने के लिए, हमारा प्रयास है कि 30 आउट ऑफ 30 आप गेन करें। जैसा कि मैंने आपसे बार बार कहा है, इस समय जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रश्नों के संपर्क में रहेंगे, जितने ज़्यादा अपने आप को आकलित करेंगे, जहाँ से भी नए प्रश्न मिले आप उसको लीजिए और उनसे अवगत होइए और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। उसी संदर्भ में आज आईसीटी के साथ यूनिट 3 है, और जैसा कि आप जानते हैं हर एक यूनिट से आयोग ने रखा है 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लिहाजा इससे भी 4 से 5 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 46-47 के बाद 50 में प्रश्नों में बदलाव दृष्टिगत हुए थे। जो इसके ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे, जैसे जो जनरेशन से क्वेश्चन आते थे, ब्राउज़र से क्वेश्चन आते थे, जो सर्चिंग इंजन से क्वेश्चन आते थे, उसके साथ साथ कुछ नए जो टर्मिनोलॉजी आई हुई है, जो फिशिंग है या क्रैकर है या फायरवॉल है, बैंडविड्थ है, तो उससे भी प्रश्न अब नए सिरे से आ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, सारे प्रश्न समीचीन हैं। अब मैंने बार बार आपसे कहा है, अगर आप कर पाते हैं सो फार सो गुड, नहीं कर पाते हैं तो आत्मसात अवश्य कर लीजिएगा। ईश्वरी कृपा रही तो हूबहू प्रश्न भी मिल जाते रहे हैं, ऐसी परंपरा सी रही है, आगे ईश्वर की जो कृपा होती है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, एंड्रॉयड के बाद दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मोबाइल डिवाइस ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म कौन है? अगर यह पूछता है सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला एंड्रॉयड डिवाइस कौन है, मोबाइल डिवाइस, तो एंड्रॉयड हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा पूछ रहा है जो कि आजकल ट्रेंड में है, दोस्तों इसका सही जवाब होगा iOS। यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल इंक द्वारा विशेष रूप से अपने हार्डवेयर के लिए बनाया गया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आईफोन और आईपॉड जो टच है उसके लिए मुख्यतः यूज किया जाता है। एंड्रॉयड के बाद दूसरा सबसे व्यापक रूप से स्थापित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में चूंकि आईसीटी जैसा कि आप जानते हैं महत्वपूर्ण है, और सारे जितने भी आज के डेट में जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड, जितने भी साइबर, जो भी आज के नए टर्मिनोलॉजी उससे संबंधित यह टर्म है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत में ई कॉमर्स, ऑनलाइन संचार, डिजिटल गोपनीयता और साइबर अपराधों को किस कानून के तहत सुरक्षा प्रदान करी गई है? दोस्तों जब संविधान बना था तो इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो ये बाद में सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर, ये साइबर, ये सारी चीज़ें बाद में आई हुई है। लिहाजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये जो इसका सही जवाब होगा, जिसे ITA 2000 भी कहते हैं, IT अधिनियम, और इसमें साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला भारत का यह प्राथमिक कानून है, जिसमें 2008 में कुछ संशोधन भी किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यह देखिए प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध एक ऑनलाइन कार्यक्रम से है जो ग्रामीण भारत में शिक्षा और क्रांति लाने का प्रयास कर रहा है? यहाँ पर इस चीज़ को एक ध्यान में रखिएगा कि कुछ सामूहिक आपका प्रयास है। यह प्रश्न आपके टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पूछ सकता है, जो आपका सेकेंड यूनिट है। यहाँ पर तीसरे यूनिट में इसकी जो ऑनलाइन जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को रखा है, ई आचार्य, इसका सही संबंध है। यह NMEICT के तहत तैयार की गई एक एकीकृत ई सामग्री पोर्टल है, जिसमें ऑडियो, वीडियो और लिखित सामग्री, शैक्षणिक सामग्रियाँ इसमें रहती हैं, जो कि यह पोर्टल राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का एक हिस्सा है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न समीचीन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ट्रेंडिंग है। हो सकता है इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले। इससे संदर्भित चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा कि भारत के पहले औद्योगिक रोबोट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट? इसका दोस्तों सही जवाब होगा ब्रेवो। यह टाटा मोटर्स के सहयोग से बनाया गया है। लेकिन अगर यह पूछता है कि रश्मि, एक नया टर्म है, ये एक नया रोबोट है, रश्मि हिंदी बोलने वाला रोबोट है, और ह्यूमनॉइड रोबोट पूछता है तो शालू, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 सेक्शन में शालू है। और यह पूछता है इन केस कि 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट कौन है? 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट तो वह है मानव। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। यहाँ ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, लेकिन इसका जो जवाब होगा तो वह ब्रेवो होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईमेल आपके सिलेबस का हिस्सा है, और POP3 तथा IMAP ईमेल अकाउंट है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, एक को ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है। सी इसका सही जवाब है। जहां तक POP3 का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और वहीं अगर IMAP का फुल फॉर्म देखा जाए तो इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल के रूप में इसको जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या है? ब्लू रे डिस्क
कौन सी मेमोरी है? तो ब्लू रे जो है, ब्लू रे डिस्क जो है या CD DVD जैसा एक ऑप्टिकल डिस्क प्रारूप है। इसका विकास 2006 में HD वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। HD वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इसको किया गया था। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि CD में 700 MB डेटा हम रख सकते हैं, मूल DVD में 4.7 GB, जबकि एक ब्लू रे डिस्क में हम 25 GB तक डेटा रख सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यह जो है बाहरी भंडारण डिवाइस है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बी इसका सही जवाब है, बी इसका सही जवाब है। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से बचने के लिए इनमें से किसको अपनाया जाता है? दोस्तों फायरवॉल, इसको अपने ध्यान में रखिए। फायरवॉल इसका सही जवाब है। यह एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो आने वाले, बाहर और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक पर नज़र रखता है। इसका उद्देश्य वायरस और हैकर जैसे दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक को रोकने से है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? इसको ध्यान में रखिएगा। नहीं है पूछ रहा है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी प्रोसेस ही नहीं बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करने का काम करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, www पर अपनी रुचि के अनुसार वेबसाइट पर जाकर सूचनाओं को देखने की क्रिया क्या कहलाती है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देखिए, सर्फिंग है, मैसेजिंग है, चैटिंग है और टेलनेट है। दोस्तों मैं देखता हूं कि मैं कभी ये नहीं कहता आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। आप सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, लेकिन ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इतने मेहनत से जब आपके लिए कोई चीज़ें तैयार करके लाई जा रही हैं और आप उसको आत्मसात कर रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपका अपना भी कर्तव्य बनता है कि लाइक करें, कमेंट करें, अवगत कराएं। इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपकी अपनी भी जिम्मेवारी है कि अगर आपको कोई चीज़ें मिल रही हैं, क्वालिटेटिव चीज़ें मिल रही हैं। मैं ये नहीं कि 300 मेरे पास टेस्ट पेपर हैं तो ये बहुत सारे चीज़ें लेकर के मैं नहीं उपस्थित होता। मैं जानता हूँ कि वही चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। मैं यह दिमाग में रखिए कि मूर्ख की पूरी रात, चतुर का एक क्षण, ये दिमाग में रखिए। तो ये वो चीज़ें तैयार की गई हैं जिससे मैक्सिमम आपको गेन होगा और 30 में 30 प्रश्न मिल जाने चाहिए। सर्फिंग इसका सही जवाब है। सर्फिंग ऑन ए कंप्यूटर इज द एक्ट ऑफ नेविगेटिंग द वेब बाय विजिटिंग डिफरेंट वेबसाइट्स एंड वेब पेजेज। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। वह नेटवर्किंग उपकरण जो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक न्यूनतम पथ से भेजने का कार्य करता है क्या कहलाता है? राउटर इसका सही जवाब हुआ। राउटर वह नेटवर्किंग उपकरण है जो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर न्यूनतम पथ से भेजने का काम करता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को भी आगे बढ़ाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सही वेबसाइट क्या है? व्हाट इज द करेक्ट वेबसाइट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर? जहां पर देख रहे हैं आप चारों ऑप्शन, ए इसका सही जवाब हुआ। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की वेबसाइट nic.in है। यह भारत सरकार का एक प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ईमेल तथा ऑनलाइन चैट के दौरान अक्षर तथा चिन्हों की सहायता से अपनी भावनाओं को प्रकट करना क्या कहलाता है? एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स ड्यूरिंग ईमेल एंड ऑनलाइन चैट इज कॉल्ड। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। यहाँ पर इमोटिकॉन जो है वह इसका सही जवाब है। इमोटिकॉन्स आर अ ग्रुप ऑफ कीबोर्ड्स कैरेक्टर्स दैट convey emotions of facial expressions in computer based communication. Now move to the question number 13 and this also very important question. ट्विटर जिसे इंटरनेट का SMS भी कहा जाता है। अगर यह प्रश्न पूछता है कि इंटरनेट का SMS किसे कहा जाता है तो ट्विटर को कहा जाता है। ट्विटर का नाम बदल गया है, अब आप अवगत होंगे, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास और बिज स्टोन और इवान विलियम्स ने किए थे। यह मूल रूप से पॉडकास्टिंग टूल्स ऑडियो का एक साइड प्रोजेक्ट था, लेकिन अब यह कह रहा है कि आज इसका मालिक कौन है। और आपको बता दें कि 2023 में एलन मस्क इसका सही जवाब हुआ, बी एलन मस्क, और इन्होंने इसको खरीद लिया 2023 में और इसका नाम भी इन्होंने बदल कर रख दिया है, अभी एक्स कर दिया है। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि पहले ट्विटर पर यह प्रश्न अगर पूछता है कि पहले ट्विटर पर सिर्फ 140 कैरेक्टर के स्टेटस अपडेट किए जा सकते थे, लेकिन अब ट्विटर पर 280 कैरेक्टर के स्टेटस अपडेट्स किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है
निम्न किस में से किस प्रणाली में डेटा प्रोसेसिंग को उस स्थान के करीब लाया जाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है, जिससे समय और बैंडविड्थ की बचत होती है, क्या कहलाता है? यह देखिए, इसको बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें डेटा को केंद्रीय डेटा केंद्रों के बजाय डिवाइस के करीब संसाधित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है। मॉडेम वोल्टेज को स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में उसके विपरीत बदलता है। दोस्तों, यही इसका सही जवाब है। डी इसका सही जवाब है, क्योंकि एनालॉग सिस्टम को डिजिटल सिग्नल में विपरीत बदलता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब होगा इसका साइबर वेटिंग। साइबर बुलिंग एक प्रकार की बदमाशी होती है, लेकिन यहाँ पर साइबर वेटिंग इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कोरेल ड्रा। कोरेल ड्रा क्या है? दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कोरेल ड्रा जो है वह एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ए इसका सही जवाब है। इसका इस्तेमाल ग्राफिक डिजाइन, फोटो एडिटिंग, लेआउट और टाइपोग्राफी के लिए किया जाता है। यह विंडोज, मैक और वेब के लिए उपलब्ध है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, एंडेक्स, वैडू, डकडकगो, ये सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन फायरफॉक्स एक मुफ्त और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि लिमिटेड पॉकेट्स हैं जहाँ से आयोग प्रश्नों का चयन करेगा, और उसको अगर आप फोकस करते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने उस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। वहाँ पर आप देखिए, सर्च इंजन को देखिए, वेब ब्राउज़र को देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को देखिए, जो नए नए टर्मोलॉजी कंप्यूटर के आ रहे हैं उनको देखिए। आप मान के चलिए कि आपको 3 से 4 प्रश्न निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। बस उस दिशा में आप सही सुनियोजित रणनीति के तहत प्रयास कीजिए। दोस्तों, परीक्षा का टाइम बढ़ जाने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए आपको भी अपने उस तैयारी की का जो धार है उसको निरंतर तेज करना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे टेस्ट सीरीज, मेरे प्रैक्टिस सेट, मेरे नोट्स की आवश्यकता है, तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट पे करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, ब्लॉग जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, में किसे फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा जस्टिन हॉल। जस्टिन हॉल को फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। जस्टिन ने 1994 में अपनी वेबसाइट जस्टिन लिंक्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड पर अपने निजी जीवन के बारे में लिखना शुरू किया था, और उसको ब्लॉग के रूप में उन्होंने शुरुआत करी थी, जस्टिन हॉल। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखेगा, अगर यह पूछता है फादर ऑफ ब्लॉगिंग इन इंडिया, तो वहाँ पर अमित अग्रवाल एक नाम है। अमित अग्रवाल को भी अपने ध्यान में अवश्य रखेगा अगर इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है तो। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रोसेसर की स्पीड निम्न में से किससे मापी जाती है? यहाँ पर देखिए, MIPS है, गीगाबाइट है, गीगाहर्ट्ज़ है, किलोबाइट है। दोस्तों, गीगाहर्ट्ज़ इसका सही जवाब होगा। द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज़ विच इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट्स ऑल्सो नोन एज क्लॉक स्पीड और CPU स्पीड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21, एंड दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, एवरग्रीन क्वेश्चन। मैंने कहा था आपसे जनरेशन से 1-2 प्रश्न रहेंगे, वहाँ पर आपको अपने जहन में रखना होगा। और यह माइक्रो प्रोसेसर की बात कह रहा है। माइक्रो प्रोसेसर सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था? दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर 1972 में पेश किए गए थे, इसको भी अपने जहन में रखिएगा। इंटेल ने 1971 में पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर 4-बिट इंटेल 4004 पेश किया था, इसको भी अपने जहन में रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, डॉक्यूमेंट को बनाने तथा शेयर करने का मुख्य टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, यह आपको बताना है। इसको ध्यान में रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मुख्य लक्ष्य विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता की व्याख्या करना है कि मुख्य शाखा निम्न में से कौन है। मशीन लर्निंग, साइबर फॉरेंसिक, एंड्रॉयड सिस्टम, नेटवर्क डिजाइन। दोस्तों इसमें जो मशीन लर्निंग है वह इसकी महत्वपूर्ण शाखा है, इसको अपने जहन में रखिएगा। हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर। यह डिजिटल एक स्लोगन है, यह किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, और यह होता है डिजी लॉकर के लिए। इसके माध्यम से आप कहीं भी अपने डिजिटल जो भी आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, कॉम्प्यूटर है, किसी से भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। यह नई व्यवस्था करी गई है आज के टेक्निकल एज में। डिजी लॉकर, मेरे दस्तावेज कहीं भी कभी भी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने कहा था आपसे कि प्रश्नों को कलेक्ट करना, उसको आपके सामने लाना और उस तरह के प्रश्नों को आपके सामने लाना बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। मैंने कहा था आपसे कि इस चीज़ को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, आप भी अपने स्तर पर, क्योंकि आप सारे लोग विज्ञ हैं, आपको थोड़ी सी सिर्फ गाइडलाइन की आवश्यकता है। वह नंबर जिसमें एक के बाद 100 शून्य हो, वह संख्या जिसमें एक के बाद 100 शून्य हो, गूगल शब्द की इसी उत्पत्ति मानी जाती है। ए इसका सही जवाब हुआ गूगल। ठीक है, बढ़ते अगले सब। इसका आप जानते हैं कि इसकी स्थापना लैरी पेजो बेन ने की थी और गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में एक प्रकार का मालवेयर जो खुद को वैध कोड या सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ट्रोजन हॉर्स खुद को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रछन्न करता है ताकि आपको अपने कंप्यूटर पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर चलाने के लिए धोखा दे सके, लेकिन यह लगता भरोसेमंद है। आप इसको डाउनलोड करेंगे, लेकिन यह एक मॉलवेयर है। ये अनजाने में अपने डिवाइस पर मॉलवेयर देते हैं, जो कि यह खुद इसका शुरुआत करता है, ट्रोजन हॉर्स। तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, नई टर्मिनोलॉजी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किसे शिक्षा मंत्रालय के वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल के रूप में जाना जाता है। मैंने बताया था आपसे, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हैं तो यह आपके रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड जो सेकेंड यूनिट है उसमें भी काम आ सकता है। यहाँ पर इसको इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि साक्षात पोर्टल जो है इसके लिए बनाया गया है, साक्षात पोर्टल। बी इसका सही जवाब है, यह शिक्षा मंत्रालय का वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रत्येक जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। इसमें निकनेट भारत का एक राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क है। यह उपग्रह आधारित सैटेलाइट बेस्ड है और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC चलाता है। निकनेट देश के सभी सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासनों से जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल प्रयोग कर रहे दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का कार्य क्या कहलाता है। अलग अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए दो नेटवर्क को जोड़ने का कार्य गेटवे कहलाता है। गेटवे इसका सही जवाब हुआ, गेटवे की तरफ। और अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से किस डिवाइस में 25 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह जो आपका प्रश्न है, इसका आंसर जो होगा वो आप अपने जहन में रखिएगा, पैरेलल पोर्ट इसको बोलते हैं। पैरेलल पोर्ट के माध्यम से हम इसके डेटा को आदान प्रदान करते हैं। इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। अब मैं इसको सबमिट करूंगा और देखूंगा कि ICT में अपनी क्या पोजीशन है। और एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, आपको भी इस तरह क्वालिटेटिव, यह तो एक बस एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है, ऐसे सारे प्रश्न हमारे द्वारा जो बनाए गए हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं आप व्हाट्सएप करके थोड़ी सी राशि अदा करके वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं PDF के माध्यम से अपने व्हाट्सएप पे। यहाँ इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ रिजल्ट क्या होने वाला है। तो सबमिट करने के बाद अब रिजल्ट का वेट करते हैं, व्यू रिजल्ट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए 30 आउट ऑफ 30 सारे क्वालिटेटिव क्वेश्चन थे। इस तरह से आप भी मार्क्स गेन करें, सक्सेस हो। आपको वीडियो वॉच करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।